नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का तदेव आईएएस अकेडमी में। उस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं न्यायिक एवं अधिकार संबंधी मुद्दे से संबंधित एमसीक्यू और इसका सेट 3 है। पिछले 25 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन यहाँ पे किया जा रहा है 1995 से लेकर 2019 तक के। और किस परीक्षा में पूछे गए सवाल है, ये है यूपीएससी की सीएससी परीक्षा यानी सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल है। अब तक ये वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न के। और इससे पहले यदि आप भारतीय इतिहास संबंधित जो एमसीक्यू हमने कंप्लीट किए हैं वो आपने यदि नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करके उन लेक्चर्स तक पहुंचा जा सकता है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दी गई है। उन लिंक की सहायता से भी आप इन लेक्चर्स तक पहुंच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेट को। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2009 में सवाल पूछा गया। लोक अदालतों के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है, ये हमको बताने। एक लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय का आदेश मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होगी। और क्या ये सही है? चलिए हम इसके बाद चेक करेंगे। दूसरा हम देख लेते हैं, विवाह संबंधी या पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते। तो यहाँ पे देखिए, जो लोक अदालत होती है उसमें विवाह संबंधी और पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे इससे संबंधित पारिवारिक संबंधी और जो विवाह संबंधी जो विवाद होते हैं वो यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। पहला कथन हम यहाँ देखते हैं, एक लोक अदालत द्वारा किए गए अधिनिर्णय सिविल न्यायालय के आदेश मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। तो ये पहला कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, पहला कथन यहाँ पे सही है। उपरोक्त कथनों में से हम देख लेते हैं कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक ना ही दो। तो यहाँ पे केवल एक सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, केवल एक। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि लोक अदालतें होती क्या है। लोक अदालतें ऐसे मंच या फोरम है जहाँ न्यायालय की लंबित या मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किए गए, न्यायालय में लंबित या मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किए गए मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। यह सामान्य न्यायालयों से अलग होता है क्योंकि यहाँ विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है। अगला है यहाँ पे, लोक अदालतों में सभी दीवानी मामले, वैवाहिक विवाद, नागरिक मामले, भूमि विवाद, मजदूर विवाद, संपत्ति बंटवारे संबंधी विवाद, बीमा और बिजली संबंधी विवाद आदि का निपटारा यहाँ पे किया जाता है लोक अदालतों में। ठीक है, आंसर है इसका ए, केवल जो पहला कथन दिया है वो। अगला सवाल हम देखते हैं, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। 2010 में सवाल पूछा गया है लोक अदालतों के संदर्भ में। कथन हम देखते हैं, लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों को निपटारा करने की है और उन मामलों को नहीं जो न्यायालयों में लंबित हो। चलिए आगे देखते हैं, लोक अदालतें ऐसे मामले का निपटारा कर सकती है जो सिविल न कि आपराधिक प्रकृति के हैं। प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। और चौथा है, उपरोक्त में से कोई सा भी कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो तीनों कथन है उसकी जांच पड़ताल हम करते हैं। लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों को निपटारा करने की है और उन मामलों को नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित है। लोक अदालतें ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती है जो सिविल है, ना कि आपराधिक प्रकृति के है। और प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। तो ये तीनों ही कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तीनों कथन यहाँ पे गलत है। उत्तर हो जाएगा इसका डी, उपरोक्त में से कोई सभी कथन यहाँ सही नहीं है। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ क्यों। न्यायालय में लंबित मामले दोनों पक्षों की सहमति से लोक अदालत में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे, लोक अदालत में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, समाज सेवी, ऐसा व्यक्ति जो न्यायिक अधिकारी के समान योग्यता रखता हो, नियुक्त हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक और कथन है हमारा, लोक अदालत दीवानी व फौजदारी सभी प्रकार के मामलों का निपटारा कर सकती है। ठीक है, तो ये कथन तीनों यहाँ पे गलत है, चौथा इसलिए सही हो जाता है। ठीक है, आंसर है इसका डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। 2012 में सवाल पूछा गया है। कथन है पहला, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, संसद के किसी सदन या राज्य विधान मंडल में हुए चुनाव पर विवाद, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, या फिर दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं
भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये पहला कथन सही है। और ये चौथा कथन यहाँ पे दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, इसके अंतर्गत आएंगे। दूसरा और तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद और भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद इसके अंतर्गत नहीं आते। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। तो इससे संबंधित हम ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 4 और 3 और 4। तो 1 और 4 यहाँ पे है, तो 1 और 4 सी वाले ऑप्शन में आंसर हो जाएगा इसका सी। ऑप्शन है आंसर हो जाएगा इसका सी। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद एवं दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद हल करना शामिल है। अगला सवाल है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2012 में सवाल पूछा गया। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से सही है ये कथन, ये हमको बताने। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और दूसरा है, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं। ठीक है, मैं इस कथन को वैसे रिपीट करता हूँ, यहाँ पे कुछ मैं गलती कर दी हूँ। ठीक है, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा, मैंने इससे पहले राज्यसभा बोल दिया था, ठीक है, वो गलत है। ये लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं, तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे देखिए, परिसीमन आयोग के संदर्भ में कौन से कथन सही है, तो ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, कि यहाँ पे परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा और अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं, तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों कथन यहाँ पे सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, यहाँ पे परिसीमन आयोग के संदर्भ में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देता हूँ। परिसीमन यानी डिलिमिटेशन, इसका इंग्लिश में मतलब होता है। परिसीमन से तात्पर्य किसी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना है। और परिसीमन की प्रक्रिया में सामान्यतः होता है कि लोकसभा या विधानसभा की सीटों में बिना कोई परिवर्तन किए उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। परिसीमन आयोग की शक्तियों के बारे में बात करते हैं। परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। यह आयोग भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से देश में परिसीमन का कार्य करता है। और परिसीमन आयोग के आदेश राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तिथि से लागू होते हैं। और आयोग के आदेशों को कानून की तरह जारी किया जाता है और इन आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आयोग के आदेशों की प्रतियां लोकसभा और संबंधित विधानसभा के समक्ष रखी जाती है। और लोकसभा अथवा विधानसभा को परिसीमन आयोग के आदेशों में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होती है। तो इस प्रकार ये कथन यहाँ पे जो है वो दोनों हम वेरीफाई किए हैं। ये इस प्रकार होता है परिसीमन आयोग के अंतर्गत। तो इसलिए आंसर है इसका सी, 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल यहाँ पे, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है। स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है उच्चतम न्यायालय की। 2012 में सवाल पूछा गया है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ये हमको बताने। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, ऐसा प्रावधान है। अगला है यहाँ पे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये गलत है। ठीक है, अब ये गलत क्यों है मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट वाली स्लाइड में। न्यायाधीशों का वेतन भारत के संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। तो ये कथन सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय में के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात ही की जाती है। तो ये कथन भी यहाँ पे गलत है। केवल पहला और तीसरा सही है। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है हम देख लेते हैं। केवल 1 और 3, 3 और 4, 4, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे केवल 1 और 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका ए। संविधान में कार्यरत किसी जज को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। इसलिए हमने ये गलत किए थे दूसरा कथन। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा के लिए कथन 1 और 3 यहाँ पे सही है। आंसर है इसका ए। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2013 में सवाल पूछा गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, ये हमको बताने।
इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज में कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है और यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। तो क्या है, ये जो कथन दिए गए हैं इसके अंतर्गत ये सही है गलत है ये हमको देखना है। तो ये दोनों कथन यहाँ पे सही है। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराना है और यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक नहीं दो, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, एक और दो दोनों। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिसको नालसा के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराना है और यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। ठीक है, तो ये दोनों कथन यहाँ पर सही, आंसर हो जाएगा इसका सी। अब जो टॉपिक आ रहे हैं अधिकार संबंधी मुद्दे हैं और इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे। 1995 का सवाल है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का आर्टिकल या अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। इसके अधीन यानी ये चार ऑप्शन है, इसके अधीन इनमें से किसके अधीन यहाँ पे वर्गीकृत किया जाएगा ये हमको बताना है। आर्टिकल 15 को ये जो यहाँ पे दिए गए धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समता का अधिकार। तो जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 यानी धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, उसको समता के अधिकार यानी समानता के अधिकार के अंतर वर्गीकृत किया जाएगा। आंसर है इसका डी। 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार है, यहाँ पे समानता के अधिकार संबंधी मुद्दे यहाँ पे दिए गए हैं और 14 से 18 मतलब यहाँ 15 है, यहाँ 15 पूछा गया तो 15 इसके बीच में आएगा। तो जो डी वाला उत्तर है इसका समता का अधिकार वो इसका उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ पे है और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 से 30 यहाँ पे संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार यहाँ पे दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन यहाँ पे गलत है, सिर्फ पहला जो चौथा है वो यहाँ पे सही है, समता का अधिकार, और तीन की गलती हमने यहाँ पे देख ली है। अगला सवाल है, निम्नलिखित वक्तव्य पर ध्यान दीजिए। 1996 में सवाल पूछा गया है, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य क्यों नहीं किया जा सकता, यहाँ पे पूछा गया। यहाँ पे कथन दिए गए हैं, इसके अंतर्गत हमको बताना है इसके उत्तर से संबंधित इन कूटों संबंधित कौन सा उत्तर इसका होगा। इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतर्करण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तीसरा है, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो यहाँ पे ये जो किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तीनों कथन जो दिए गए हैं वो सही है। ठीक है, तीनों कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे एक दो सही, 2 3 सही, एक 2 3 सही, उपरोक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पे 1 2 और 3 तीनों सही, आंसर हो जाएगा इसका सी। ये तीनों कथन यहाँ पे जो दिए गए, इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा और इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा और राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध यहाँ पे नहीं है। तो ये तीनों कथन यहाँ पे सही, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला सवाल है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। 1999 का सवाल है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक क्या दावा नहीं कर सकता। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो जो ब्रिटिश नागरिक है वो दावा कौन कौन से कर सकता है, धर्म की स्वतंत्रता के आधार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के आधार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, ये 3 दावों कर सकता है, लेकिन व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे दावा कौन सा नहीं कर सकता, तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता, आंसर है इसका ए।
आंसर हो जाएगा इसका ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30 भारतीय नागरिक के साथ साथ अन्य नागरिकों पर भी लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत व्यवसाय तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, इसलिए आंसर है इसका ए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है। 2 में सवाल पूछा गया है, अनुच्छेद 16 से 20, 14 से 19, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 13 से 17। जो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो अनुच्छेद है यहाँ पे अनुच्छेद 14 से 18, आंसर है इसका सी। इसका जैसा कि हमने पिछले जो प्रश्न है उनमें इसके बारे में देखा, अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार के बारे में है। और हम जान लेते हैं मौलिक अधिकारों के 6 भाग है यहाँ पे। समानता का अधिकार 14 से 18 है, जैसा कि यहाँ प्रश्न पूछा गया था। अगला है, हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक। और सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो इस प्रकार ये मौलिक अधिकारों के 6 भाग यहाँ पे दिए गए। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न का सेट यहाँ पे खत्म होता है। सेट 3 था ये। इससे पहले वाले सेट 2 में हमने 8 प्रश्न कवर किए थे, और ये जो 2 प्रश्न है वो अगले सेट यानी सेट 4 में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। ठीक है, सेट 4 में ये कंप्लीट कर दिए जाएंगे। आई होप ये सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आएंगे, और उनके जो बैकग्राउंड में आकर हम इसको समझा रहे हैं, इससे आपको काफ़ी सहायता हो रही होगी अपने जो कंसेप्ट है उसका बेस बनाने के लिए। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।